नमस्कार, मैं निरंकार और प्रीलिम्स बूस्टर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। राज्य व्यवस्था के एक प्रश्न को हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं और बेसिकली ये राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न लिया गया है। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त कथन में से कौन सा या से कथन सत्य है, यानी सही कथन की आपको पहचान करनी है। पहला कथन है अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता वर्णित है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें आर्टिकल 52 की 52 की, इसमें क्या कहा गया है कि भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का जो पद है ये कहीं ना कहीं से आप जानते हो कि ये यूएसए से लिया गया पद है, यूएसए के संविधान से प्रभावित है। अनुच्छेद थोड़ा सा आप 53 भी जानते रहिएगा, इसमें राष्ट्रपति के कार्यपालक शक्तियों की बात करी गई है। कार्यपालक शक्तियों की बात करी गई है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर, ठीक है। तो ये बात सही है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन किया गया है। अब ध्यान दीजिए, योग्यता होनी क्या क्या चाहिए। तो अगर हम कहें प्रेसिडेंट की योग्यता या अर्हता, तो पहली बात तो ये कि भाई भारत का क्या हो, नागरिक होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जन्मजात नागरिकता नहीं होनी चाहिए। जन्मजात नागरिकता की आवश्यकता नहीं हो। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए। जो यूएसए है ना, यूएसए में जन्मजात नागरिकता की बात करता है, यानी कि यूएसए के राष्ट्रपति बनने के लिए यूएसए में आपको जन्म लेना पड़ेगा, यानी जन्म से नागरिकता होनी चाहिए। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में तमाम सारी प्रक्रियाएं हैं जिनके माध्यम से आप नागरिकता ले सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति भारत में जन्म लिया हो वही राष्ट्रपति बन सकता है, बस भारत का नागरिक होना चाहिए। जैसे मान लो बाई रजिस्ट्रेशन नागरिकता मिल गई सोनिया गांधी जी को। अब सोनिया गांधी जी आराम से भारत के राष्ट्रपति बन सकती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए के राष्ट्रपति बनने के लिए आपको वहाँ पर जन्म लेना अनिवार्य है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी चीज़ कह रहा है कि लोकसभा का, यानी कि लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता, यानी कि जो लोकसभा के मेंबर होते हैं, जो एमपी का चुनाव होता है, वह बनने की योग्यता होनी चाहिए। साथ ही साथ आप देखेंगे जो कहते हैं आयु, तो आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। और चौथा है कि लाभ के पद पर ना हो, यानी किसी लाभ के पद को अगर धारण करता है तो वह राष्ट्रपति नहीं बन सकता, उस पद को छोड़ना पड़ेगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि लाभ का पद क्या होता है, ध्यान दीजिएगा इसको। तो लाभ के पद यानी ऐसा पद जिसका वेतन आप कह सकते हो कि राष्ट्र के या देश के निधि से, सरकारी निधि से दिया जाता हो, तो उसको हम लाभ का पद मानते हैं। हालांकि लाभ के पद पर हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे डिटेल में। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि सामान्यतः जिसको वेतन दिया जाता है सरकारी निधि से, वह लाभ का पद माना जाएगा। वास्तव में आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 102 में लाभ के पद का मामला है और संविधान में इसको परिभाषित नहीं किया गया। संविधान में परिभाषित नहीं, ये सब नोट करते जाइएगा। कोई आपको इस तरह समझाएगा नहीं, तमाशा देखने के लिए आप देखते रहो यूट्यूब दिन भर, लेकिन उससे सिलेक्शन नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। जो लोग समझ नहीं रहे हैं इस क्लास को ना, ये क्लास जिसने दोनों कर ली, ज्योग्राफी और पॉलिटी की, नोट्स को रख करके एक सीक्वेंस में सारे क्वेश्चन हैं ये, अगर जिसने इसकी व्याख्या कर ली, देखना उस प्रीलिम्स में कितना कॉन्फिडेंट रहेगा। जो नहीं देख रहे हैं वो भोगेंगे, हमें क्या है। तो आर्टिकल 102 में लाभ के पद की बात करी गई है। संविधान में इसको परिभाषित नहीं किया गया है, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको परिभाषित किया और वर्तमान में आप देखेंगे कि जो केंद्र है
और जो राज्य है दोनों इस पर कानून बनाते रहते हैं। ठीक है, तो ये लाभ के पद पर हम लोग कभी बात करेंगे। ये राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं और ये वास्तव में संबंधित है आर्टिकल 58 से, अनुच्छेद 58 से संबंधित मामला है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इस आधार पर यह स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। अब ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति संविधान की अनुरक्षण यानी प्रिजर्व, संरक्षण यानी प्रोटेक्ट और प्रतिरक्षण यानी डिफेंड की शपथ लेता है। अब ध्यान दीजिएगा कि जो राष्ट्रपति के शपथ की बात करी गई है, प्रेसिडेंट के शपथ की बात करी गई है, इसको ध्यान समझिएगा। पहली बात तो ये जो शपथ लेता है ये सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, यानी भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है, उसके समक्ष ये शपथ लेते हैं। किसके? संविधान के प्रतिरक्षण, संरक्षण और अनुरक्षण की। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये संबंधित है आर्टिकल 60 से, अनुच्छेद 60 में शपथ की व्यवस्था करी गई है। यहाँ पर आपको ध्यान यह भी रखना है कि अनुसूचियों में जो शपथ की बात करी गई है कि बहुत सारे पदाधिकारियों की शपथ की बात करी गई है अनुसूचियों में, लेकिन अनुसूची में राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान नहीं करा गया है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अब ध्यान दीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने ये शपथ ग्रहण करता है और इस आधार पर हम कहेंगे यह स्टेटमेंट क्या है, सही है। फिर कह रहा है कि उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को सौंपता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अक्सर लोग गलती कर जाते हैं और मैं तो बहुत सारे टीचरों को भी पढ़ाते हुए देखा हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है। अगर हम राष्ट्रपति का इस्तीफा यानी त्यागपत्र की बात जब आती है तो आप जानते हैं प्रेसिडेंट को अगर अपना इस्तीफा देना होगा तो ये वाइस प्रेसिडेंट को देगा, उपराष्ट्रपति को। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और आप ये भी कह सकते हो कि राष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट को देगा और वाइस प्रेसिडेंट को भी देना होगा तो ये राष्ट्रपति को देगा इस्तीफा। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, मान लो कि राष्ट्रपति को इस्तीफा देना है और उपराष्ट्रपति पद पर नहीं है, ये पद रिक्त है, ये मान लो खाली है, तब ऐसे में वह किसको अपना इस्तीफा देगा? तो आप कहोगे कि वह अपना इस्तीफा देगा लोकसभा के स्पीकर को, ना कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को। यहां पर गलतियां होती हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। यानी कि वो स्पीकर को अपना इस्तीफा देगा अगर उपराष्ट्रपति नहीं है। इसी प्रकार से उपराष्ट्रपति को अगर इस्तीफा देना है और राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो वह भी किसको देगा? लोकसभा के स्पीकर को देगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो यह स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। यानी ये मुख्य न्यायाधीश को अपना इस्तीफा नहीं देता है, बल्कि अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में किसको देगा? तो आप कह सकते हैं लोकसभा के स्पीकर को देगा, ठीक है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल जैसे पदों को लाभ का पद माना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी हमने कहा कि लाभ का पद जो है ये आर्टिकल 102 का मामला है और संविधान में इसको परिभाषित नहीं करा गया था। बाद में इसको सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित किया और वर्तमान में केंद्र और राज्य दोनों इसको डिफाइन करते हैं। इस लाभ के पद में आप ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लो कोई उपराष्ट्रपति है और उसको लड़ना है राष्ट्रपति का चुनाव, तो उपराष्ट्रपति को भी तो बहुत सारे वेतन भत्ते मिलते रहते हैं। हाँ, ध्यान रखिएगा, उसको राज्यसभा के सभापति के रूप में पेंशन मिलता है और उसको वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति पद के रूप में नहीं मिलता है, लेकिन जैसे राज्यपाल है। अब मान लो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है या राज्यपाल को उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, तो योग्यता में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति की योग्यता में कहा गया है कि किसी लाभ के पद को धारण ना करता हो। लेकिन यहां पर हम कहना चाहते हैं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल जैसे पदों को लाभ का पद नहीं माना जाता है। इनको लाभ से मतलब लाभ के पद में, इनकी श्रेणी में इनको नहीं रखा जाता है। यानी कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का चुनाव आराम से लड़े अपने पद पर रहते हुए, कोई दिक्कत नहीं है। राज्यपाल भी लड़ सकता है, राष्ट्रपति भी अपने आप में लाभ का पद नहीं माना जाता है। इन तीनों को इसमें छूट प्रदान करी गई है। तो इस आधार पर जो कह रहा है कि इन तीनों का लाभ का पद है, यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि पहला कथन सही है, दूसरा सही है और तीसरा चौथा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा।
तो सत्य कथन की अगर आप पहचान करेंगे तो इसमें उत्तर हो जाएगा पहला और दूसरा।